मोक्षमार्गस्य नेतारं दोतारं कर्मविवृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तर्जुनलब्धे। तत्वार्थिक महाशास्त्र की यह तत्वार्थ राजवार्षिक नामक टीका है और इस टीका के आधार से अंतर्गत नदियों की अपने प्रेम आदि चर्चा करनी है। गंगा सिंधु आदि 14 नदियां और इससे पूर्व का जितना भी प्रकरण था वह सभी आप लोगों ने एक बार पढ़ करके देख लिया होगा, क्योंकि मैंने कुछ उसको देखने का आप लोगों से निवेदन किया था। कहाँ से बहती है ये नदियां, हम यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से बहती है उसकी भी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों के पास में किसी भी प्रकार का जम्बूद्वीप का यदि चित्र हो, कहीं से भी उपलब्ध है, तो आप उसको खोल करके बैठें। पंडित जी, आज आपकी आवाज कम आ रही है। आप फोन से करीब है क्या? आवाज कम आ रही है, थोड़ा बोल भी धीरे। बराबर आ रही है क्या? करता हूँ। यहाँ तो ठीक आ रही है। ठीक आ रही है? हाँ जी, हाँ, थोड़ी धीमी आ रही है वैसे। हाँ, बात नहीं, कोशिश करते हैं कि और तेज हो। नहीं तो दूसरी बार ज्वाइन कीजिए उनको। कहीं से भी उपलब्ध यदि आपके पास में जम्बूद्वीप द्वीप का नक्शा है तो आप उसे खोलिए। मैं बतलाता हूँ इसके अंदर किस तरह से अपने को आगे बढ़ना है। नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास में अपना निजी जम्बूद्वीप मौजूद है। जम्बूद्वीप ही अपना खुद का। वो लोग कभी कल्पना कर सकते हैं ऐसा कि लोग ऐसी बातें करते हैं ना कई बार कि ये चांद अपना हो जाए। चांद ही अपना एक अलग चांद। जैसे लोग युवा लोग इस तरह की बात करते हैं ना कि हम अपना एक अलग घर बनाएंगे, पिताजी के घर में नहीं रहेंगे। तो यहाँ भी आत्मार्थी व्यक्ति किस तरह की बातें करता है, हम अपना एक अलग जम्बूद्वीप बनाएंगे, हम दूसरों के जम्बूद्वीप से अपेक्षा नहीं रखेंगे। चलिए, जिनके पास में दूसरा है तो ठीक है, जिनके पास में नहीं है वे अपने जम्बूद्वीप पर आ जाएं। हिमवन नाम का एक पर्वत था और उस पर्वत के ऊपर एक सरोवर पद्म नामक मौजूद था। उस पद्म सरोवर से 2 नदियां नीचे की तरफ आपको चित्र में निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी। एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से, जैसे अपन कह सकते हैं पूर्व दिशा से और पश्चिम दिशा से। पूर्व से निकली हुई नदी और पश्चिम से निकली हुई नदी, ये दोनों ही नदियां दक्षिण दिशा की तरफ बहती हुई लवण समुद्र में जाकर के मिल जाती है। बहुत सारे चित्र बहुत जगह पर अपन लोगों को मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं। उन चित्रों में कहीं कुछ अशुद्धि होने की संभावना भी रहती है। मैं आप लोगों की सावधानी के लिए ये बात बतलाना चाहता हूँ कि जब आप पद्म सरोवर से नदियां निकालें तो वह म्लेच्छ खंड, विजयार्ध पर्वत और आर्यखंड इधर से होकर के गुजरेगी ना वो नदी। आप प्रैक्टिकल अनुभव करें कि नदी निकल रही है पर्वत के ऊपर से। बिल्कुल आंख बंद करके भी आप अनुभव करने का प्रयास कर सकते हैं। सरोवर कौन सी जगह पर है? हम लोग भरत क्षेत्र में नीचे खड़े हैं। हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो बहुत विशाल एक पर्वत खड़ा है, विजयार्ध, जो 25 योजन का है। उसके आगे एक और बहुत विशाल पर्वत दिखाई दे रहा है हमारे को, 100 योजन की जिसकी हाइट है उस पर्वत की। पंडित जी, ऐसा भी कर सकते हैं। पंडित जी, अभी वो विजयार्ध पर्वत तो आपने ड्रॉ नहीं करवाया है और आप बोले कि विजयार्ध से निकलती हुई लवण समुद्र में जाती है। अच्छा, विजयार्ध ड्रॉ नहीं किया है क्या आप लोगों ने? अभी तक चलिए, तो एक काम कीजिए आप लोग। सबसे पहले जो अपना हिमवन पर्वत के दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र की रचना बनी हुई है, इसमें सबसे पहले आप सेंटर में एक विजयार्ध नाम का पर्वत बना लीजिए।
बिल्कुल हिमवन पर्वत के पैरेलल सेंटर में। हिमवन पर्वत के साउथ में पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ एक पर्वत जिसका नाम विजयार्ध पर्वत। बना लिया होगा आप सभी ने, लाइन ही तो खींचनी है अपने को। अब इससे आप देख पा रहे हैं कि आपका भारत क्षेत्र दो भागों में बट गया है, एक नॉर्थ हो गया और एक साउथ हो गया। भारत क्षेत्र दो भागों में बट गया, नॉर्थ साउथ। अब जिस तरह का आपने विजयार्ध पर्वत यहाँ भरत क्षेत्र में बनाया है, ठीक इसी प्रकार का विजयार्ध पर्वत आप बना सकते हैं ऐरावत क्षेत्र में भी। माने ऐरावत क्षेत्र भी दो भागों में बट जाएगा। भरत क्षेत्र के समान ही हमने ऐरावत क्षेत्र को भी दो भागों में बांट लिया, दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। ठीक है, अब वापस आ जाइए हिमवन पर्वत के ऊपर। नहीं, ऐरावत क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो एक पर्वत है वो तो शिखरी पर्वत है, वो तो है ही, पहले से आप लोगों ने बनाए रखे हैं। अभी शिखरी पर्वत के बाद नॉर्थ में, शिखरी पर्वत से यदि हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो पूरा का पूरा पोर्शन ऐरावत क्षेत्र का है। शिखरी पर्वत से उत्तर दिशा में पूरा एरिया ऐरावत क्षेत्र का है। उससे भी नॉर्थ, उसके भी दो हिस्से करेंगे ऐरावत क्षेत्र के भी। जिस तरह से शिखरी पर्वत जो है बनाया है आपने, आप उसको सेंटर में एक लाइन खींच सकते हैं और विजयार्ध पर्वत के नाम से आप उसको कह सकते हैं कि ये विजयार्ध पर्वत है। एक और ऑप्शन मैं बतलाता हूँ, एक बहुत बीच में एक सुझाव ख्याल में आया, मेरा मन में ऐसा भाव आया मेरे को अभी बोलते बोलते ही, कि आप लोग जो बहुत लोग चित्र बना रहे हैं, एक काम हो सकता है, जितना भी चित्र, अब जैसे आज फ्राइडे है तो अपना जितना भी चित्र अभी तक आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्कैन करके वो मेरे को भेज सकते हैं अपने नाम सहित। वो चित्र मेरे पास में आएगा तो मुझे कुछ मालूम चलेगा कि आप लोग कैसा बना रहे हैं, कैसा बनाया है, और मैं उसमें कुछ सुझाव भी दे सकूंगा। उसको देख करके उसको करेक्ट भी किया जा सकेगा, करेक्शन भी किए जा सकते हैं उसमें। पंडित जी, मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा जो है बड़ा है और स्कैनर में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, तो दो पीस होकर के हो सकते हैं, मोबाइल से फोटो खींच करके हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा जैसा भी हो। मैंने एक सुझाव रखा है आप लोगों के सामने, यदि आप लोग उसको करेक्ट करवाना चाहें, उसमें करेक्शन करवाना चाहें, उसमें किसी प्रकार का कोई सुझाव चाहें, और मेरे को भी आंखों से मैं देख लूंगा तो मुझे संतोष होगा कि आपने मेरे कर्णेंद्रिय से देख करके कैसा चित्र बनाया है। चक्षु इंद्रिय से देख करके चित्र बनाने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन कर्णेंद्रिय से देख करके चित्र बनाना ये भी एक कठिन काम है, और आप लोगों ने बनाया है, वास्तव में आप लोगों की कला है, ज्ञान की कला है, ज्ञान में दिखता है। हाँ जी, ईमेल आईडी संजीव कुमार गोधा, बिल्कुल सिंपल नाम है। संजीव के अंदर डबल ई लगाता हूँ, आई नहीं लिखता हूँ। SANJEEVKUMARGODHA, संजीव कुमार गोधा विदाउट स्पेस @yahoo.com, yahoo.com पूरा नाम है बस, yahoo.com पर। चलिए अपन यहाँ वापस आते हैं। भारत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में इनके अपन ने दो हिस्से कर दिए। भारत क्षेत्र के भी दो हिस्से हो गए, ऐरावत क्षेत्र के भी दो हिस्से हो गए। अब जो भारत क्षेत्र के दो हिस्से हुए हैं अपने, इनमें से बीच वाला जो पर्वत है जो विभाजन करने वाला है, उस पर्वत का नाम है विजयार्ध, सिल्वर का है, 25 योजन हाइट वाला है।
फटाफट 25 योजन की हाइट वाले विजयार्ध पर्वत के ऊपर चढ़ जाओ। सब लोग फटाफट चढ़ गए, अपन विजयार्ध पर्वत के ऊपर चढ़ गए। अब जब विजयार्ध पर्वत के ऊपर चढ़कर हम हिमवंत पर्वत के टॉप पर देखते हैं तो वहां से दो नदियां बहुत तेज धारा से बहती हुई दिखाई दे रही है, जो नीचे गिर रही थी भारत क्षेत्र में, म्लेच्छ खंडों में गिर रही है। पद्म सरोवर से एक उत्तर दिशा की तरफ जा रही है नदी और दो नदियां दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है। अभी हम उत्तर दिशा वाली नदी की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ दक्षिण दिशा की तरफ जाने वाली दो नदियों की बात कर रहे हैं। इन दोनों नदियों के नाम हैं, एक का नाम गंगा और दूसरे का नाम सिंधु। गंगा और सिंधु के नाम से दो नदियां हैं यहाँ, ठीक है। कहाँ से बह रही है, बस इस और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विजुअलाइज करने का प्रयास कीजिए। पद्म सरोवर कहाँ पर है, उस पर्वत के बीच में था, वहां से नदी ने बहना चालू किया दोनों साइड से, मतलब पूर्व और पश्चिम से निकली। निकलने की दिशा कौन सी होगी सरोवर से? सरोवर के पूर्व से निकल रही है, सरोवर के पश्चिम से निकल रही है। थोड़ा सा आगे चल करके डाउन नीचे की तरफ, साउथ की तरफ पूरी तरह से नदियों ने टर्न ले लिया। साउथ की तरफ टर्न लेने के बाद नीचे गिरेगी। अब पता है आपको, क्योंकि 100 योजन हाइट पर है सरोवर, तो सरोवर तो 100 योजन हाइट पर है ना, पर्वत के शिखर पर। इसका मतलब नदियां वहां से नीचे गिरती है भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में नदियों के गिरने के बाद अब वे बहती है दक्षिण दिशा की तरफ। जब दक्षिण दिशा की तरफ आगे चलती है तो सामना होता है विजयार्ध पर्वत से। अब इस विजयार्ध पर्वत के नीचे दो गुफाएं हैं, जिन गुफाओं से नदियां निकल करके आती है और वे नदियां आकर के लवण समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। एक चित्र मनीषा बहन द्वारा कल मेरे को भेजा गया था। इस चित्र में जो भरत क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं, वो नदियां विजयार्ध पर्वत के ऊपर से दिखाई है, ठीक नहीं है। पर्वत ऊपर होना चाहिए और नदियां इसके नीचे से निकलनी चाहिए। मनीषा बहन है क्या अभी? चलिए कोई बात नहीं। पंडित जी, हाँ, बस इतना ही इसका राउट है कि और उसमें से नदियां निकलती है बस, और बस इतना सही है। आप इतना ही रखिए। अपना जो चित्र प्रदर्शित करेंगे, अपन जो चित्र दिखाएंगे, उस चित्र में इतना ही रहेगा। चित्र की बात है ऐसे ही जानने के लिए यही उसका राउट है और क्या? देखिए, उसका रूट यही है और इसके अंदर और कोई इसकी सहायक नदियों की चर्चा जरूर आती है। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधु देव नद्य है। ये सूत्र शायद मैंने पहले पढ़ करके भी बतलाया था आपको। आपके पास जो ग्रंथ उपलब्ध है, जिस ग्रंथ में से अपन चर्चा कर रहे हैं, आप उस ग्रंथ के अंदर देखिए, चतुर्दश नदी 23 नंबर का सूत्र है। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधु देव नद्य है। इसी तीसरे अध्याय का तीसरे नंबर का सूत्र, 23वें नंबर का सूत्र। 14,000 सहायक नदियां गंगा और सिंधु नदियों की। ठीक है, गंगा नदी की 14,000 और सिंधु नदी की 14,000, ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है। दूसरा एक इस प्रकार का प्रयोग भी मिलता है शास्त्रों में कि गंगा सिंधु की मिलाकर के 14,000 नदियां सहायक नदियां हैं। जोड़ा बतलाया ना, कितनी विशाल नदियां हैं। योजनों में चर्चा है बहुत लंबी विस्तार से। मेरे एक छोटा सा करेक्शन मैंने बतलाया है आप लोगों को कि विजयार्ध पर्वत ऊपर दिखना चाहिए, नदी नीचे से निकलनी चाहिए। मतलब नदी कटी हुई दिखनी चाहिए आपको। जब आप पिक्चर लेंगे तो नदी का फ्लो आपको पूरा नहीं दिखेगा।
ये बारीक बातें हैं, मतलब थोड़ी बहुत सावधानी रखें ना अपन इन चीजों में, तो परफेक्ट चित्र बनाया जा सकता है। अच्छे हिस्से हो गए आपके भरत क्षेत्र के। 5 मिलेच्छ कहलाएंगे, एक आर्यखंड कहलाएगा। आर्यखंड में हम लोग रहते हैं, मिलेच्छ खंड में मिलेच्छ जीव रहते हैं। अब पद्म सरोवर से एक और नदी, मैं अगली नदी की चर्चा कर रहा हूँ। देखिए अब आपसे थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करने का प्रयास करें, हम विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पद्म सरोवर से एक तीसरी नदी नॉर्थ की तरफ पर्वत पर ही बढ़कर नीचे गिरती है दूसरे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का नाम था हेमवत क्षेत्र। क्या नाम था उस क्षेत्र का? हेमवत क्षेत्र। भरत क्षेत्र पहला क्षेत्र था। हिमवन और महाहिमवन पर्वतों के बीच में दूसरा क्षेत्र था जिसका नाम था हेमवत क्षेत्र। इसे हेमवत क्षेत्र के सेंटर में हमने आपसे एक छोटा सा राउंड बनवाया था, एक गोला बनवाया था, एक आप लोगों ने बनाया था। क्या नाम दिया था उसको? वो नाभिगिरी। नाभिगिरी। नाभिगिरी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उसका अपन ने नाम दिया था नाभिगिरी। अब ये जो नदी बही है ना, ये तीसरे नंबर वाली नदी, अभी देखिए नदी किस तरह से जाएगी, ध्यान दीजिएगा। पद्म सरोवर से बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्थ की तरफ नदी बढ़कर बिल्कुल नीचे गिरी हेमवत क्षेत्र में। हेमवत क्षेत्र में बिल्कुल स्ट्रेट नीचे गिरने के बाद कुछ कदम, कुछ दूरी नॉर्थ की तरफ चलकर, जो वो बीच में अपन ने एक पर्वत बनाया था नाभिगिरी, उस नाभिगिरी पर्वत से कुछ दूरी पहले से लेफ्ट साइड में टर्न लेते हुए क्षेत्र के बीच में से पश्चिम दिशा की तरफ जाकर लवण समुद्र में मिल जाती है। वापस सुनिएगा, बहुत धीरे धीरे सुनिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। पद्म सरोवर से नदी निकली, उत्तर दिशा की तरफ चली, नॉर्थ में चलकर नीचे गिरेगी, क्योंकि पद्म सरोवर तो पर्वत के ऊपर था। क्षेत्र की तरफ नदी नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद नॉर्थ में फिर सीधे चली, किस दिशा में? नाभिगिरी पर्वत की तरफ। और पर्वत की तरफ चलते हुए पर्वत से नजदीक पहुंचकर, उससे पहले ही, क्योंकि गोल पर्वत था, गोलाकार पर्वत था, उस पर्वत के प्रदक्षिणा दी इसने, पूरी प्रदक्षिणा नहीं, चौथाई प्रदक्षिणा, 1/4 टर्न ले लिया इसने लेफ्ट साइड की तरफ। तो जो पहली निकली सरोवर में से और नाभिगिरी से ऊपर से निकली और साइड में से निकली? कौन सी? और तो कोई है ही नहीं। नहीं, ये तीसरी नदी है ना जो पद्म सरोवर में से निकली। हाँ, नाभिगिरी के टच करते हुए निकली कि बाजू में से निकल गई? नाभिगिरी पर्वत तो खड़ा हुआ है बहुत ऊंचाई वाला, है ना? हाँ। नाभिगिरी तो हमने बहुत ऊंचाई वाला बीच में खड़ा हुआ था, और नदी तो उसके तलहटी में, उसके नीचे बह रही है। अच्छा अच्छा, है ना? पर्वत तो बीच में खड़ा है। पर्वत तो इस प्रकार खड़ा कर दीजिए आप कि अपने चित्र में एक पेन खड़ा कर दीजिए जहाँ आपने डॉट बनाया है वहाँ। अच्छा अच्छा। वो भी 100 योजन से ऊपर से गिरी और नीचे जमीन पे आ गई ना, और कहा नहीं? हाँ, नाभिगिरी के पास, नाभिगिरी के पास तक पहुंच गई, बिल्कुल। अब नाभिगिरी के पास पहुंचकर लेफ्ट साइड में टर्न लिया इसने, और लेफ्ट साइड में टर्न लेकर कुछ घूमकर उस बिल्कुल ऐसे राउंड शेप में टर्न लेगी नदी, लेफ्ट साइड में राउंड की तरह, क्योंकि पर्वत राउंड शेप में था, बिल्कुल राउंडेड होकर के घूमती हुई क्षेत्र के बीच में। अभी देखिए, पर्वत की दक्षिण दिशा से आ रही थी वो नदी। पर्वत पर खड़े हो अपन बीच वाले बीच पर, नाभिगिरी पर्वत पर खड़े होकर के हम साउथ में देखें तो नदी आती हुई दिख रही है। अभी नाभिगिरी पर्वत के ऊपर चढ़ जाइए, तब दिखेगी आपको सही स्थिति।
नाभिगिरी पर्वत के ऊपर चढ़ करके हमने पद्म सरोवर को देखने का प्रयास किया और वहां से नदी आ रही है आकर के, और वो नदी किधर घूम रही थी? पूर्व दिशा की तरफ, नहीं पश्चिम दिशा की तरफ। पश्चिम की तरफ क्वार्टर राउंड लेकर वेस्ट में बिल्कुल सीधे स्ट्रेट नदी निकल करके सामने बिल्कुल लवण समुद्र में जाकर के मिल जाएगी। जम्बूद्वीप पर्वत को, ये जम्बूद्वीप की बाउंड्री को छेदती हुई बाउंड्री में से वो निकाल लीजिए, आप गुफाएं निकाल लीजिए। जम्बूद्वीप की बाउंड्री में 14 गुफाएं हैं, जिन गुफाओं से 14 नदियां बाहर लवण समुद्र में जाकर के मिलती हैं। जहां भी नदी निकलेगी ना, वहां पर लवण समुद्र की बाउंड्री के अंदर दरवाजे बने हुए हैं, गेट बने हुए हैं, और उसमें से जाकर के नदी पार हो जाती है और बाहर समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तो नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है रोहितास्या। बिल्कुल मैं बोलने ही वाला था और आपने पूछा। इस नदी का नाम है रोहितास्या नदी। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पद्म सरोवर से कितनी नदियां निकलती हैं और कौन कौन सी, तो आपका जवाब होगा गंगा, सिंधु और रोहितास्या। 3 नदियां निकल रही है पद्म सरोवर से, गंगा, सिंधु और रोहितास्या। ये रोहितास्या नदी कहाँ बहती है? कि हेमवत क्षेत्र में बहती है। हेमवत क्षेत्र का क्या स्वरूप है? तो हेमवत क्षेत्र के अंदर जगन्य भोग भूमि है, मनुष्य गति के जीव रहते हैं, जगन्य भोग भूमि है। तीसरा काल वर्ष का है, सदा काल, हमेशा ही तीसरा काल रहता है यहाँ। ठीक है। वो तीसरा नंबर का जो पॉइंट है उसमें वो पहले उत्तर में जाती। कौन सी उत्तर में जा रही है? यही रोहितास्या उत्तर द्वार से उत्तर की तरफ बढ़ती हुई। हाँ बिल्कुल, उत्तर की तरफ बढ़ती हुई, यही तो बतलाया मैंने। देखिए वापस आ जाइए हिमवन पर्वत के ऊपर। एक नदी पूर्व से निकल रही थी, एक नदी पश्चिम से निकल रही थी सरोवर के, और एक नदी उत्तर से निकल रही है। पूर्व से निकलने वाली नदी का नाम था गंगा, पश्चिम से निकलने वाली का नाम था सिंधु, और उत्तर से निकलने वाली का नाम था रोहितास्या। अब उत्तर से जो ये नदी निकली है, ये उत्तर दिशा की ओर ही आगे बढ़कर पर्वत के ऊपर ही चलकर नीचे गिरी, फिर उत्तर दिशा की ओर ही चली, फिर उसके बाद में राउंड टर्न लेती हुई फिर पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गई पूरी। नहीं आया ख्याल में? हाँ, लेकिन वो जो अभी वो जो हेमवत क्षेत्र में बीच में बराबर बीच में है से बहती है ना। हेमवत क्षेत्र के बिल्कुल बीच में से जाना है, लेफ्ट साइड में। हाँ जी, बिल्कुल बीच में से आप 2 लाइनें बना लीजिए और ऐसे बिल्कुल जैसे नदी बह रही हो, और लेफ्ट साइड के अंदर बहती हुई ले जाइए बिल्कुल बाहर तक, दीवार तक टच कर दीजिए आप लोगों की बाउंड्री तक। जो आपने राउंड बनाया था, जो आपने सर्कल बनाया था, जिसे जम्बूद्वीप नाम दिया था, बिल्कुल सीधे ले जाकर के उसको टच कर दीजिए। वहाँ एक गेट बना दीजिए और उसमें से नदी का जो पानी है वो बाहर निकाल दीजिए। नदी को दर्शाने के लिए आप डॉट 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 डैश डैश बना सकते हैं। ठीक है ना। एक और विकल्प मेरे को बीच में आया, इसलिए फिर वापस मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जो लोग भी मेरे को चित्र भेजने के अंदर संकोच कर रहे हैं, उन्हें संकोच का त्याग कर देना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को चित्र मेरे को भेजना चाहिए मेल पर। ऐसा नहीं सोचें कि पंडित जी क्या सोचेंगे, हमने तो कुछ बनाया ही नहीं है, हमारा तो अच्छा ही नहीं बना है, कैसा देखेंगे इसको। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ ना। हम ब्लैक बोर्ड लेकर के, व्हाइट बोर्ड लेकर के, मार्कर लेकर के एकदम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो क्या चित्र बनता होगा। राउंड बना दिया, लाइनें खींच दी, बस इतना ही तो है, और क्या है। लाइनों के ऊपर बना दिए, सरोवर हो गए और घुमा दिया, उसमें क्षेत्र हो गए, पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, सरोवर हो गए।
बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए आप, 3 नदियां हो गई अभी तक, गंगा, सिंधु, रोहितास्या। अब दूसरे सरोवर के पास आइए। दूसरे सरोवर का नाम है महापद्म। कौन सी जगह पर है महापद्म सरोवर? महाहिमवन पर्वत के ऊपर। महाहिमवन पर्वत के ऊपर जो महापद्म सरोवर है, इसमें से 2 नदियां बहेगी, सिर्फ 2, पूर्व पश्चिम से नहीं, उत्तर दक्षिण से। पद्म सरोवर से गंगा और सिंधु किधर से निकली थी? पूर्व पश्चिम से निकली थी, पूर्व पश्चिम से निकली थी। रोहितास्या उत्तर से निकली थी। अब देखिए महापद्म सरोवर में एक नदी निकल रही है दक्षिण दिशा की तरफ, एक ठीक उसके सामने उत्तर दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ जो नदी निकल रही है, इस नदी में से वही उसी तरह से, उसी स्टाइल में अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। देखिए आप, पद्म सरोवर से जिस तरह से आपने निकाल करके लेफ्ट में ले गए थे ना, ठीक उसी के सामने महापद्म से निकल करके राइट में जाएगी नदी। माने महापद्म सरोवर से बहने वाली 2 नदियों में एक नदी बहती है हेमवत क्षेत्र में और दूसरी नदी बहती है हरि क्षेत्र में। महाहिमवन पर्वत से बहने वाली 2 नदियों में से एक नदी बहती है हेमवत क्षेत्र में। हेमवत क्षेत्र वाली निकालिए पहले। हेमवत क्षेत्र वाली पश्चिम तरफ निकाले। हाँ, पश्चिम तरफ जाएगी। निकलेगी किधर से? निकलेगी साउथ से। साउथ से तो नीचे से निकलेगी। हाँ, साउथ से निकल करके नीचे आई। नीचे आकर के फिर उसी तरह से राउंड लिया उसने, थोड़ा राइट साइड में राउंड टर्न की। क्वार्टर राउंड करने के बाद, क्वार्टर राउंड करते हुए हम आ गए सेंटर में। लेकिन वहाँ भी तो नाभिगिरी आता है। हाँ, नाभिगिरी से पहले बस वही, जिस तरह से हमने रोहितास्या नदी निकालने के पहले टर्न ले लिया था, उसी तरह से रोहित नदी भी उसी तरह से राउंड शेप में टर्न लेती है राइट साइड में, और राइट हैंड साइड में ही पूर्व दिशा की तरफ हेमवत क्षेत्र के बीच में से होकर लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो उसमें वो महाहिमवन पर्वत ही है ना, वो क्षेत्र में? उस क्षेत्र, अभी तो दूसरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, हेमवत क्षेत्र की। हम नाभिगिरी पर्वत था वो, मतलब वो जो सरोवर में से ऊपर से निकलती है ना पहले तो ऊपर से निकलेगी तो पश्चिम तरफ होकर ही नीचे जाएगी। नहीं, ऊपर से निकल रही है तो ऊपर किधर से निकाल रहे हैं आप? सरोवर जो बना रखा है आपने, वो तो चौकोर बना रखा है। हाँ जी, पर्वत चौकोर बना रखा है ना। अब चौकोर में 4 दिशाएं हैं उसकी, 4 तरफ बाउंड्री है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हाँ, इन 4 बाउंड्री में से आपको साउथ वाली बाउंड्री से निकालनी है, सेंटर से नदी। सेंटर में से निकल कर ओके, और हेमवत में जाएगी। हेमवत क्षेत्र में जाएगी नीचे, साउथ की तरफ ही चलेगी। कब तक चलेगी साउथ की तरफ? जब तक नाभिगिरी पर्वत नजदीक नहीं आ जाए। दोनों नदियां ऑपोजिट डायरेक्शन से आती है, पूर्व में जाती है, एक में जाती है। बहुत सुंदर, ऐसा ही करना है। तो अभी ये आई अपने साउथ, अब साउथ में तरफ आती हुई नाभिगिरी पर्वत के पहले से ही राइट टर्न ले लिया इसने। क्वार्टर राउंड लेती हुई राइट साइड में रोहित नाम की नदी, रोहितास्या के अपोजिट डायरेक्शन में सामने की तरफ जाकर लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। अभी एक ही नदी निकाली है आप, महापद्म से अभी एक ही नदी को देखिए। सबसे पहले हेमवत क्षेत्र को देख लेते हैं। हेमवत क्षेत्र समझ में आ गया ना, बाकी के सारे क्षेत्र समझ में आ जाएंगे अपने आप, बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे।
आगे के क्षेत्रों में यही काम करना है अपने को। ये 4 नदियां यदि आपने निकाल ली, गंगा, सिंधु, रोहित और रोहितास्या, कहाँ से निकल रही है और कैसे निकल रही है, यदि ये बात आपने गहराई से जान ली तो फिर आपके लिए हरि क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, इन सब में बहने वाली नदियों की रचना बनाना बहुत आसान हो जाएगा। महापद्म सरोवर से दक्षिण दिशा की तरफ आपने रोहितास्या नदी निकाली है, बीच में नाभिगिरी नाम का पर्वत है, राइट साइड में रोहितास्या नदी जा रही है, नहीं रोहित नदी जा रही है राइट साइड में, और लेफ्ट में रोहितास्या। तो रोहित वो पूर्व में आएगी ना, रोहित नदी। रोहित नदी पूर्व में, पूर्व में जो नदी बह रही है उसका नाम है रोहित, पश्चिम में जो नदी बह रही है उसका नाम है रोहितास्या। महापद्म सरोवर से दूसरी नदी निकाली है। ये जो महापद्म सरोवर से दूसरी नदी जो उत्तर दिशा की तरफ निकालनी है अपने को, ये नदी ठीक वैसे ही निकलेगी जैसे रोहितास्या नदी निकली थी, बिल्कुल ठीक सेम वैसे की वैसे। महापद्म सरोवर से हरिकांता नाम की नदी है ये, महापद्म सरोवर से हरिकांता नाम की नदी है। ये हरिकांता नदी नॉर्थ में चली, नाभिगिरी के नजदीक तक पहुंचकर लेफ्ट साइड में टर्न लेती हुई, क्वार्टर राउंड लगाती हुई पूर्व दिशा की तरफ जाकर लवण समुद्र में मिल जाती है। इस नदी का नाम है हरिकांता। पूर्व में जाएगी पश्चिम में? बिकॉज अभी ये मेरा पास वो है जम्बूद्वीप रामजी भाई वाला का, उसमें ऐसा है पश्चिम में जा रही है। पश्चिम में ही तो। हाँ, आपने पूर्व बताया ना। पूर्व बोला कि मैंने? नहीं, पश्चिम में ही जा रही है। पश्चिम, हाँ। आप कौन सी नदी की बात कर रहे हैं पहले ये पूछिए। हरिकांता। हरिकांता नदी पश्चिम दिशा की तरफ। हाँ, वही तो। हरिकांता नदी पश्चिम दिशा की तरफ, रोहितास्या के पैरेलल। जैसे रोहितास्या नदी निकाली थी हमने, ठीक उसी प्रकार से। अब यदि आपसे ये प्रश्न किया जाए कि महापद्म सरोवर से कौन कौन सी नदियां बहती है, देखिए थोड़ी सी परीक्षा कठिन होती जा रही है। हरिकांता, रोहित नदी और हरिकांता। हरित और हरिकांता? नो, रोहित नदी और हरिकांता। हरिकांता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, नक्शा समझ में आ गया आपके पास। रोहित और हरिकांता ये दो नदियां बहती है महापद्म सरोवर से। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमवत क्षेत्र में कौन सी दो नदियां बहती है? रोहितास्या। क्षेत्र में रोहित, रोहितास्या और रोहित, रोहित और रोहितास्या ऐसा भी कह सकते हैं अपन। पूर्व वाली का नाम पहले ले लें। रोहित और रोहितास्या नदी बहती है हेमवत क्षेत्र में। लेकिन जो हेमवत क्षेत्र में बहने वाली ये दोनों नदियां हैं, एक का नाम रोहित और दूसरे का नाम रोहितास्या, ये दोनों ही नदियां अलग अलग सरोवरों में से बहती है। एक पद्म सरोवर से बह रही है और एक महापद्म सरोवर से बह रही है। बस ये महत्वपूर्ण बात है। अब महापद्म सरोवर से आपने निकाली है हरिकांता नाम की नदी, रोहितास्या के समान। हरिकांता नदी रोहितास्या के समान आप लोगों ने बनाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिगिच्छ सरोवर, ठीक वैसे ही
जैसे रोहित नदी निकाली थी वैसे हरित नदी निकालनी है। जिस प्रकार रोहित नदी निकली थी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से रोहित नदी निकली थी ठीक उसी प्रकार से हरि नाम की नदी निकाली जा सकती है। रोहित और हरि समानांतर चल रही हैं ये दोनों नदियां। ये हरित नाम की नदी हरि क्षेत्र में पूर्व दिशा की ओर बहती है और लवण समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तो हरि क्षेत्र के अंदर भी दो नदियां हो गई, हरित और हरिकांता। तिगिच्छ सरोवर से कौन सी नदी निकली है अभी? हरित नदी, जो दक्षिण दिशा की तरफ होकर के पश्चिम दिशा के लवण समुद्र में जाकर के मिल गई है। पहले दक्षिण में चली, फिर पश्चिम में नहीं, पूर्व में। पहले दक्षिण में चली, फिर पूर्व दिशा की तरफ लवण समुद्र में जाकर मिल गई है तिगिच्छ सरोवर से। अब तिगिच्छ सरोवर से एक बहुत महत्वपूर्ण नदी निकल रही है, सीतोदा। सीतोदा नदी तिगिच्छ सरोवर से निकली। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? वहाँ तो मेरू पर्वत बनाया था ना हमने। हाँ, मेरू पर्वत बनाया है, यहाँ नाभीगिरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर नाभीगिरी पर्वत नहीं है विदेश क्षेत्र में, क्योंकि विदेश क्षेत्र में जो सेंटर में पर्वत है उस पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत। ये सुमेरु नाम का पर्वत है। इसमें जो नदी निकल रही है इसका नाम है सीतोदा। तिगिच्छ सरोवर, निषद पर्वत, तिगिच्छ सरोवर, निषद पर्वत के ऊपर से नदी उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। बढ़कर के आगे चलने पर छोटे छोटे से 5 सरोवरों के अंदर से आगे बढ़ती हुई सरोवर है, बस समझ लीजिए। आप किसी चित्र में कभी देखेंगे सूक्ष्मता से तो आपको दिखाई देगा। अभी देखिए आप, वहां से आगे बढ़ती हुई वे नदियां, वही जो बीच में था सुमेरु पर्वत, उसके अर्ध प्रदक्षिणा देकर पूर्व दिशा की तरफ जाकर सेंटर से जाएगी विदेश क्षेत्र के बिल्कुल सेंटर में। पूर्व विदेश क्षेत्र नहीं, ये पश्चिम विदेश क्षेत्र है। पश्चिम विदेश क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया। पश्चिम विदेश क्षेत्र को 2 भागों में बांटती हुई बीच में से चीरती हुई सीतोदा नदी लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। पंडित जी, वो देवगुरु को पास करती है ना? देवगुरु को पास करती है, यहाँ तक कि गजदंतों को पास करती है। बीच में गजदंत भी आप लोगों ने बना रखे हैं? हाँ, बनाया है। तो फिर गजदंत के नीचे से निकलेगी, ध्यान रखिएगा। गजदंत के ऊपर से नहीं निकाले नदी। मतलब वहाँ कट लग जाएगा बीच में से, है ना? अब ये सीतोदा नदी पश्चिम दिशा की तरफ गई है और वहां जाकर लवण समुद्र में जाकर मिल गई है। पूरा चित्र आप बनाएंगे अपने आप, मैं नहीं बनवाऊंगा। मैं तो सिर्फ स्वाध्याय में उनके नाम बोलूंगा। अभी आधा बनवा दिया है मैंने आप लोगों के साथ में, ड्रॉ करवाया है बिल्कुल हाथ पकड़ के जैसे। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता और सीतोदा, ये 7 नदियां मैंने निकलवा दी हैं अभी तक। और ठीक इसी प्रकार की 7 नदियां
बाकी के आधे क्षेत्र में भी आपको निकालनी है। ठीक है। सीता नदी कहाँ से निकलेगी? केसरी सरोवर से। केसरी से। सीतोदा नदी कहाँ से निकली थी? केसरी सरोवर। नहीं, सीतोदा नदी तिगिच्छ सरोवर से निकली है। सीतोदा नदी पश्चिम दिशा की तरफ बह रही है, सीता नदी पूर्व दिशा की तरफ बह रही है। लेकिन इन नदियों ने पूर्व और पश्चिम में बहने के पहले उत्तर और दक्षिण में बही थी बहुत लंबी दूरी तक। सरोवर से निकलने के बाद ये नदियां उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ बहुत लंबी दूरी तक बही थी। ठीक है ना? उत्तर दिशा की तरफ काफी लंबी बही सीतोदा नदी, और दक्षिण दिशा की तरफ बहुत लंबी दूरी तक बही है सीता नदी। और फिर वही सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दी है इन्होंने, क्वार्टर प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा मतलब, प्रदक्षिणा कैसे देते हैं अपन किसी भी वेदी के? चक्कर लगाते हैं ना, राउंड लगाने को, चक्कर लगाने को प्रदक्षिणा कहते हैं। तो यहाँ भी नदियां चक्कर लगाती है, तो पूरा चक्कर नहीं लगाती तो आधा चक्कर तो लगाती होगी कि नहीं? आधा चक्कर भी नहीं लगाती, चौथाया, 1/4 इतना सा राउंड लेगी सुमेरु पर्वत पे, और राउंड लेकर सीता पूर्व में और सीतोदा पश्चिम में। गजदंत पर्वतों के नीचे से होती हुई, गजदंत पर्वतों के नीचे से होती हुई ये नदियां उधर जाकर के मिल जाती हैं, समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है। बोलिए, कोई शंका हो तो बोलिए आप लोग, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बोलिए। एक बात और कह दें। हाँ जी बोलिए। कोई कुछ बोल रहा है? गजदंत मैंने नहीं बनाया, गजदंत किधर आएगा? देखिए, गजदंत किस तरह से बनाने हैं, अच्छा क्वेश्चन आपका। जिन्होंने नहीं बनाए हैं जो गजदंत बनाइए, विदेश क्षेत्र वाला जो एरिया है, उस विदेश क्षेत्र वाले एरिया में आपने बीच में बना रखा है। अरे कोई बोल, ठीक है, घर में आवाज है। हाँ, वो स्वाध्याय ही कर रहे हैं, अपने नक्शे की ही चर्चा कर रहे हैं। हाँ, बात के संदर्भ में ही कर रहे हैं, लेकिन फोन म्यूट नहीं है। राइट, कोई बात नहीं। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। सुमेरु पर्वत बिल्कुल बीच में, ठीक है। सुमेरु पर्वत की आपने बिल्कुल जैसे समझिए आप, यदि आपने रजिस्टर का पेज लिया है, कॉपी का पेज लिया है, तो मैं समझता हूँ बीच में सुमेरु पर्वत की जो आकृति या एक जो राउंड आना चाहिए, वो आना चाहिए अपने सर की बिंदी बराबर। हाँ, वो किया है, राउंड बना लिया ना बिल्कुल विदेश क्षेत्र के सेंटर में। हाँ जी। अब वहां से टच करते हुए, क्या उस जगह से टच करते हुए आप अपने हाथ की चूड़ी, हाथ में यदि चूड़ी पहनते हैं तो हाँ, उस चूड़ी को टच करते हुए, एक चूड़ी को रखिए आप उत्तर दिशा की तरफ टच करते हुए, और एक को रखिए दक्षिण दिशा की तरफ टच करते हुए। रख करके देखिए आप एक बार। वो तो वो है ना उत्तर कुरु। हाँ, उत्तर कुरु और देव कुरु। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो उत्तर कुरु और देव कुरु की जो बाउंड्री है ना, राउंड शेप वाली, हाँ, बस इसी का नाम गजदंत पर्वत है। अच्छा अच्छा, ओके। तो दोनों साइड आएगा ना, वैसे चारों साइड आएगा ना? 4 हो गए हैं ये। हाँ, चारों साइड हो गए, 4 हो गए हैं ये हो गए हैं ईशान दिशा में, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, इन चारों विदिशाओं में हो गए हैं। अच्छा, 4 विदिशा ही हो गई है।
कॉर्नर कॉर्नर निकले ना ये, हाँ नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, फिर साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। बराबर। 4 कॉर्नर, ये जो 4 लाइनें, इन चारों का नाम ही है 4 गजदंत पर्वत। इन्हीं का नाम गजदंत है। इनको थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हैं पर्वत क्षेत्र में, आकृति के रूप में कर सकते हैं। हाँ जी पंडित जी, निषद पर्वत से ऊपर, निषद पर्वत तक की हाइट है इनकी, गजदंत पर्वतों की। गजदंत जो पर्वत हैं, इन गजदंत पर्वतों की हाइट कितनी है? निषद पर्वत के बराबर। साउथ वाले, दक्षिण दिशा वाले जो पर्वत हैं, ये तो निषद पर्वत के बराबर हैं, और उत्तर दिशा वाले जो गजदंत पर्वत हैं दोनों, वे नील पर्वत के बराबर हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि 400 योजन की हाइट वाले हैं। निषद और नील पर्वत की तरफ 400 योजन हाइट वाले हैं, और सुमेरु पर्वत की तरफ 500 योजन हाइट वाले हैं। कितनी सुंदर अकृत्रिम रचना है। बीच में सुमेरु पर्वत खड़ा है, अडिग है, अड़ूल है, निष्कंप है, प्रलय को प्राप्त नहीं होता। गायक भगवान आत्मा की याद दिलाता है। प्रलय काल के आंधी तूफान भी इस सुमेरु पर्वत को हिलाने में समर्थ नहीं होते। ठीक इसी प्रकार नरक और निगूध का प्रतिकूल वातावरण भी इस चैतन्य तत्व की स्वभाव को रंच मात्र भी परिवर्तित कर सके, ऐसी सामर्थ्य नहीं है। पंडित जी, वो प्रलय तो सिर्फ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है ना, थोड़े हिस्से। क्या फर्क? बहुत थोड़े से आर्यखंड में ही, भरत और ऐरावत के आर्यखंड में ही होता है। बहुत छोटे हिस्से में, बहुत छोटे से हिस्से में होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस तरह से वास्तव में ये अकृत्रिम व्यवस्था अकृत्रिम स्वभाव की याद दिलाती है। आप लोग उस अकृत्रिम स्वभाव को याद करें, इस अकृत्रिम रचना को बनाते हुए। इसी मंगल भावना से मैं बात को यही विराम देता हूँ, आज की बात को। आप लोग जो कोई भी मेल भेजने में इंटरेस्टेड हो, उन लोगों के लिए विशेष सूचना यह है कि यदि कुछ संकोच होता हो तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। मेल किसकी आई थी, किसके चित्र के संदर्भ में, किसकी गलती के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी उजागर नहीं करूँगा। नाम किसी को नहीं बतलाऊंगा कि किसका चित्र आया था और किसने गलत सही भेजा है, ठीक है ना। लेकिन जो भी अशुद्धि होगी उसका समाधान सामूहिक रूप से अवश्य हो जाएगा। पंडित जी, हाँ, जो आपने बताया कि जो गुफा में से निकलती, तो गुफा में वापस आने के टाइम ने जो वापस पहले निकलती है तभी, जो नाभिगिरी की गुफा बताई ना? नहीं, नाभिगिरी से चक्कर लगाया है। चक्कर नहीं, फिर गुफा बताई। वो कौन सा क्षेत्र बताया? हेमवत क्षेत्र। हेमवत क्षेत्र की गुफा में आती है ना वापिस? नहीं, वापस नहीं आती। ये तो लवण समुद्र में जाने के लिए गुफा में से निकलेगी। गुफा में से निकले, अच्छा। लवण समुद्र में कैसे मिलेगी? क्योंकि जम्बूद्वीप की तो बाउंड्री बनी हुई है ना, परकोटा बना हुआ है, और वज्र की दीवार खींची हुई है पूरे जम्बूद्वीप के चारों तरफ। हाँ। बाहर लवण समुद्र है और यहाँ चारों तरफ दीवार बनी हुई है, बहुत बड़ी वज्र की परकोटा बनाया हुआ है। अब ये नदियाँ बाहर कैसे निकलेगी? तो नदियों को बाहर निकलने के लिए दरवाजे हैं, गेट हैं, गुफा है, वहां से निकलती है। अच्छा। विजयार्ध पर्वत की गुफा में से निकलती है। विजयार्ध पर्वत के लिए भी गुफा शब्द का प्रयोग किया था मैंने। भारत क्षेत्र में गंगा और सिंधु नदियां, भारत क्षेत्र की गंगा और सिंधु नदियां, ये विजयार्ध की गुफा में से निकल रही है। गुफा मतलब निकलते समय बस एक ही साइड जाती है नदी, वापस नहीं आती, रिवर्स नहीं आती है, ये लौट के नहीं आएगी। पद्म सरोवर से पानी निकल रहा है और लवण समुद्र में जाकर के मिल रहा है, खत्म, बस इतना ही है। चलिए, आप लोगों का और भी सेशन होगा आगे, समय हो गया है अपना। बहुत जर्मानी स्थिति हम बोल लेते हैं, जिन्हें जाना है वे निकल सकते हैं। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक
देखो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ सदा देत हूँ।